लेट अस स्टार्ट विद टुडेज क्लास। हम पढ़ रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें टोटल 22 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, जिसमें 395 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल नंबर 4 तक हमने पिछली क्लास में कवर किया था। हमने पहले प्रियम्बल को पढ़ा, उसके बाद में हमने फर्स्ट पार्ट जो कि शॉर्ट टाइटल शॉर्ट द फर्स्ट पार्ट विच इज एक्सटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से डील करता है, और जिसमें एक जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो कौन सा था आपका, आर्टिकल नंबर 2 एंड आर्टिकल नंबर 3। तो उन्हें आप अच्छे से तैयार करें। नाउ पार्ट 2 डील्स विद द सिटीजनशिप। पार्ट 1 क्या था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, जो कि पार्ट जिसमें आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 मैंने आपको बताया था, उनको अच्छे से तैयार करना है। इवन आर्टिकल 1 ऑल्सो इज एन इम्पॉर्टेंट वन, जिसमें कि बता रखा है कि ये कहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है। इसके अलावा पार्ट 2 डील करता है सिटीजनशिप से, तो वो स्टार्ट हम अभी करेंगे। कौन कौन ऐसे हैं, क्योंकि देखिए पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने बैठे तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में है। सीक्वेंस में है का मतलब हमारी टेरिटरीज क्या क्या होंगी, स्टेट की डेफिनेशन क्या रहेगी, इसमें किस तरह का मैनेजमेंट रहेगा। उसके बाद में अब जो हमारे सिटीजन्स हैं उनकी सिटीजनशिप कैसे डिसाइड होगी, बिकॉज ये तो आप जानते ही हैं कि काफ़ी प्रॉब्लम्स अराइज हुई थी। कुछ इंडियन पीपल थे, कुछ यहाँ पे रहने वाले थे, आफ्टर पार्टीशन वो पाकिस्तान चले गए थे, तो क्या उनकी सिटीजनशिप यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी। कुछ वहाँ से माइग्रेंट्स जो थे वो इंडिया आ गए थे, तो उनकी सिटीजनशिप किस तरह से काउंट होगी। जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पे अगर रह गए थे, कुछ बहुत सारे ब्रिटिशर्स भी ऐसे थे जो यहीं पे सेटल हो गए थे, तो वो सारी सिटीजनशिप के कंसर्न में हम देखते हैं। आर्टिकल नंबर 5 डील करता है रिगार्डिंग द सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के टाइम पर सिटीजनशिप के क्या प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग दैट वन। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज क्लास। At the commencement of this constitution, every person who has domicile in the territory of India। अब टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है वो हमने आर्टिकल 2 में, आर्टिकल 1 में, आर्टिकल 2 में उनको पढ़ा था। जो टेरिटरीज ऑफ स्टेट हैं वो टेरिटरी ऑफ इंडिया हो जाएगा, ठीक है। तो जो टेरिटरी ऑफ इंडिया में डोमिसाइल है, डोमिसाइल यानी कि जो यहीं पे रह रहा है, उसे हम सिटीजन में काउंट कर रहे हैं। एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसके अलावा अब कौन कौन से हो सकते हैं वो एवरी पर्सन में, हु वॉज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कोई भी ऐसा पर्सन जिसका बर्थ अगर इंडिया में हुआ है। आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वॉज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब वो पर्सन खुद हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड और लगाया है, इस बात को ध्यान रखना। ये जो 3 कंडीशन दी नहीं, ए बी और सी करके, ये तीनों होना जरूरी नहीं है, तीनों में से कोई एक भी होगी तो चलेगी, क्योंकि वर्ड और लगाया है यहाँ पे। तो या तो पर्सन का खुद का बर्थ इंडिया में हुआ है तो इंडियन सिटीजन में ले लेंगे उसे। अगर पर्सन में से पर्सन के पेरेंट्स में से दोनों में से किसी का, यानी कि आइदर फादर और मदर, माता या पिता दोनों में से कोई भी एक पर्सन का बर्थ अगर इंडिया में हुआ है तो भी उसे इंडियन सिटीजन में ले लेंगे। इसके अलावा थर्ड कंडीशन देता है, और who has been ordinarily resident in the territory of India for not less than 5 years immediately preceding such commencement। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कमेंसमेंट की डेट से 5 साल पहले अगर इंडिया में रह रहा था, यानी कि पर्सन का बर्थ इंडिया में नहीं हुआ, उसके पेरेंट्स का बर्थ भी इंडिया में नहीं हुआ, लेकिन कमेंसमेंट की डेट से 5 साल पहले से वो रह रहा है। तो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ना कि कुछ ब्रिटिशर्स भी ऐसे थे, आफ्टर इंडिपेंडेंस दे थॉट के ठीक है भाई, हम तो यहीं सेटल हो जाएंगे, यहीं हमने अपनी प्रॉपर्टी वगैरह बना ली है, घर बना लिया है, और हम तो यहीं रह जाते हैं, क्या करना है, यहीं यहाँ पे भी रहना है, कमाना है और रहना है, और वहाँ इंग्लैंड में भी जाके रहना है। तो मैनी ऑफ द ब्रिटिशर्स गॉट सेटल्ड इन इंडिया इटसेल्फ ओनली इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो उनके लिए पॉइंट क्लॉज सी ऐड किया गया, जो कि इस कमेंसमेंट से 5 साल पहले से रेसिडेंट थे, शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आ गया
आपका आर्टिकल नंबर 5 कि इंडियन सिटीजन कौन होगा, कोई ऐसा पर्सन जिसका बर्थ इंडिया में हुआ है या जिसके पेरेंट्स में से किसी का बर्थ इंडिया में हुआ है, या फिर कोई पर्सन इस कमेंसमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के पहले 5 सालों से इंडिया में ही रह रहा था, तो उसे इंडियन सिटीजन काउंट किया जाएगा। तो ये जो 3 कंडीशन है तीनों अच्छे इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, इनको आप ध्यान से देखिएगा। और ये और वर्ड पे ध्यान देना, ये तीनों में से कोई एक कंडीशन होना सफिशिएंट है, तीनों होना जरूरी नहीं है, सिर्फ तीनों में से कोई एक होगा तो भी उसको सिटीजन काउंट कर लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 6 की तरफ। सेक्शन 6 डील करता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। कोई ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से इंडिया में आ गए, माइग्रेट होकर जो पाकिस्तान से इंडिया में आ गए, उनके क्या राइट्स रहेंगे? राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, उनके सिटीजनशिप के, उनके नागरिकता के क्या अधिकार होंगे? ऑफ सर्टेन पर्सन्स, कुछ ऐसे व्यक्ति हु हैव माइग्रेटेड, जो कि माइग्रेशन में माइग्रेट होकर आए हैं, टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट होकर अगर आते हैं तो क्या उनको भी नागरिकता दी जाएगी? उनकी नागरिकता के क्या अधिकार होंगे? फॉर दैट आर्टिकल 6 डील्स notwithstanding anything in article 5, a person who has migrated to the territory of India from the territory now included in Pakistan, वर्ड लिखा है now included in Pakistan क्योंकि पहले तो वो भी इंडिया ही था ना, now included in Pakistan shall be deemed to be a citizen of India at the commencement of this constitution। जो आप पढ़ेंगे आर्टिकल 5, तो आर्टिकल 5 में ऐसे माइग्रेंट्स के बारे में कुछ नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ कहा नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में कुछ भी लिखा है उस बात का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें कुछ भी लिखा है वो लिखा रहे। उसके बावजूद भी ऐसे व्यक्ति जो कि इंडिया में आ गए हैं शैल बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्हें भी इंडियन सिटीजन माना जाएगा। लेकिन आर्टिकल नंबर 6 में ये जो माइग्रेंट्स हैं या फिर जो इंडिया से पाकिस्तान गए हैं, पाकिस्तान से इंडिया आए हैं, इनके लिए कुछ डेट्स हैं वो हमें इंपॉर्टेंटली याद रखनी पड़ेंगी। देखते क्या है और कंडीशंस क्या है। ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, या तो पर्सन खुद, ठीक है, ही और हिज पेरेंट्स, इवन आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स यानी मदर या फादर में से कोई भी एक, और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स या फिर उसके दादा या दादी में से कोई, was born in India defined in the Government of India Act 1935 as originally enacted। तो क्या मतलब है born in India as defined? कौन से इंडिया के में उनका बर्थ हुआ होना चाहिए? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ओरिजिनली इनेक्ट हुआ था उसमें। तो 1935 में क्या कोई पार्टीशन की बात थी? 1935 में तो पार्टीशन का कोई लेना देना ही नहीं था। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो इंडिया डिफाइन किया गया था उसमें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो सब उसी में सभी उसी में इंक्लूडेड थे, ठीक है। तो ये बात कर रहा है कि जो उस समय के इंडिया में अगर पर्सन रहता था या उसका बर्थ हुआ था या उसके पेरेंट्स का बर्थ हुआ था या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ हुआ था, तो वो किस में, वो इसी में इंडियन सिटीजन में डीम किया जाएगा। फिर पॉइंट क्लॉज बी में क्या कह रहा है? इन द केस वेयर सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड बिफोर द 19th डे ऑफ जुलाई 1948। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप अच्छी तरह से माइंड में याद कर लीजिए। यानी कोई भी ऐसा पर्सन जो कि 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 से पहले, है ना, माइग्रेटेड बिफोर लिखा है, पहले, has originally ordinarily resident in the territory of India since the date of his migration। तो अगर इस डेट से पहले वो इंडिया में रह रहा था और अब वो माइग्रेट हो गए या अभी वाले इंडिया में आ गया। In the case where such person has so migrated on or after the 19th day of July 1948, he has been registered as, तो ऐसे व्यक्ति को
रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय एन ऑफिसर अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय द गवर्नमेंट of the dominion of India on an application made by him there or therefore to such officer being commencement चलिए यहीं पे ले लेते हैं by him। तो देखिए यहाँ पे तीन बातें बताई गई। क्लॉज ए तो क्या कह रहा है, जो ओरिजिनल इंडिया था, बिफोर पार्टीशन वाला इंडिया था, अगर उसमें किसी पर्सन का बर्थ हुआ या उसके पेरेंट्स का बर्थ हुआ या उसके ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ हुआ तो उसको वैसे हम डीम्ड इंडियन सिटीजन ले लेंगे। पॉइंट क्लॉज बी में पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो 19 जुलाई 1948 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया में आ गया, यानी कि रहता पहले वो लाहौर में, कराची में, ठीक है, उधर किसी भी जो अब पाकिस्तान है उसके कहीं वहां रहता था, लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले अगर वो आ गया तो वो डीम्ड इंडियन सिटीजन हो जाएगा। और अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद आया तो फिर हो सकता है, क्योंकि कमेंसमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट तो कब हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन इनेक्टेड on 26 November 1949 and have been commenced on 26 January 1950। तो बात ये आ रही कि 19 जुलाई 1948 के बाद में अगर कोई आया तो फिर, तो ऐसे के लिए एक प्रोविजन दिया है कि उसे क्या करना पड़ेगा, उसे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन विद द ऑफिसर अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ। गवर्नमेंट ने सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट किया है और उसके पास में वो पर्सन आके एप्लीकेशन दे के भी मैं पाकिस्तान से यहाँ पे आ गया हूँ और अब मैं परमानेंटली यहीं रहना चाहता हूँ, तो ऐसे में ये उसको एक एप्लीकेशन देके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद आया है तो, और पहले आया है तो कोई रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं, फिर तो वो डीम्ड सिटीजन ही है। फर्दर, प्रोवाइडेड दैट no person shall be so registered unless he has been resident in the territory of India for last 6 months immediately preceding the date of application। तो सपोज करें, इस बात को अच्छे से समझ लो आप लोग, ये बात कर रहे हैं 19 जुलाई 1948 के बाद में आया, अगर आया तो उसको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन देने से पहले कम से कम 6 महीने उसको हो चुके होने चाहिए आए हुए। सपोज करो कि वो पर्सन अगस्त 1948 में आया, अगस्त 1948 में आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है। अब रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन वो कब दे पाएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 6 महीने निकल गए। फरवरी 1949, फरवरी 1949 से पहले वो एप्लीकेशन नहीं दे सकता, ये बात ये कहना चाह रहा है प्रोवाइजो में, यानी कि ऐसी सिचुएशन में अगर वो एप्लीकेशन दे रहा है फॉर द रजिस्ट्रेशन, कम से कम उसको 6 महीने हो चुके होने चाहिए यहाँ पे आके, ऐसा नहीं कि आते ही अगले दिन ही एप्लीकेशन देने पहुंच जाए, ठीक है। अब यहाँ पे एक फिर से इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि हमने आर्टिकल 5 में देखा था कि 3 कंडीशन जो थी उसमें और लगा रखा था, लेकिन यहाँ पे जो ये 2 कंडीशन से इसमें क्या लगा रखा है, एंड लगा रखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पर्सन के ऊपर ए वाला क्लॉज तो अप्लाई होना ही चाहिए और उसके साथ में बी वाला क्लॉज भी अप्लाई होना चाहिए, एंड है। हाँ, बी वाले में 2 हैं, उनमें से कोई भी एक अप्लाई हो सकता है ऑब्वियसली, या तो पर्सन 19 जुलाई से पहले आएगा या फिर 19 जुलाई के बाद में आएगा, दोनों काम तो कैसे करेगा। तो क्लॉज बी के फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक अप्लाई हो, लेकिन क्लॉज ए एंड क्लॉज बी में से दोनों अप्लाई होने चाहिए। यानी कि पहली बात तो ये कि जो ओरिजिनल इंडिया था, बिफोर पार्टीशन इंडिया था, उसमें उसका बर्थ हुआ हो, जो कि अब पाकिस्तान का एरिया तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी और एरिया का हो। और एरिया का अपन ले लें जैसे कि श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, वहां से अगर कोई आ गया तो उसे नहीं मानेंगे कि वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट थोड़ी ना थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था, जो कि आपको ध्यान होगा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेजर पोर्शन है वो इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, मेजर पोर्शन, है ना। जैसे कि प्रियम्बल की अगर मैं बात करूं तो प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है, प्रियम्बल लिया है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से, और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसका जो मेजर पोर्शन है दैट हैव बीन टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में तो पूरा इंडिया एक ही था,
उसके बाद में फिर पार्टीशन का जो प्रोविजन था वो आया। तो पहली बात तो वो ओरिजिनल इंडिया का में बर्थ लिया हुआ होना चाहिए, उसके पेरेंट्स का बर्थ हुआ वो ओरिजिनल इंडिया में, उसके ग्रैंड पेरेंट्स का हुआ कोई भी। और दूसरा फिर या तो वो 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया में आ जाए, या फिर 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया में आ जाए। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया में आता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले कम से कम 6 महीने रह चुका हो। ऐसा नहीं हो कि आए फिर रजिस्ट्रेशन करवा ले, फिर महीने भर बाद लगे यार मैं तो वहीं ठीक था, वो वापस चला जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आओ आराम से 6-7 महीने रहो, फिर आपको लगे कि हाँ ये ठीक है, ये मेरे लिए ये इंडिया कंट्री अच्छा लग रहा है, तो फिर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो और इंडियन सिटीजनशिप ले लो। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 6। आर्टिकल 5 तो क्या डायरेक्ट बात कर रहा है कि जिसका बर्थ यहाँ पे हुआ है वो इंडियन सिटीजन है, और या फिर जो इस कमेंसमेंट के 5 साल पहले से यहाँ पे रह रहा है वो भी इंडियन सिटीजन है। लेकिन आर्टिकल 6 बता रहा है जो कि पाकिस्तान से माइग्रेट होके इंडिया में आए हैं, चाहे वो आज के पाकिस्तान की बात हो या फिर ईस्ट पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश है, तो उस समय भी वो तो पाकिस्तान की डेफिनेशन में था, तो वहां से आए हो, जो भी हो उन पे आर्टिकल 6 अप्लाई हो जाएगा। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं रखना, एक एक वर्ड कहाँ पे और है कहाँ पे एंड है उनको ध्यान से देखना समझना, और कोई भी डाउट लगता है तो चैट बॉक्स में आप लिखना। आर्टिकल 7 की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 7 बताता है द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। अगर कोई जो पहले से तो इंडियन सिटीजन था लेकिन अब वो खुद पाकिस्तान चला गया, तो उसके क्या राइट्स रहेंगे इंडियन सिटीजनशिप के बारे में। भाई आप पाकिस्तान गए तो फिर टाटा बाय बाय, फिर इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली आपकी सीज हो जानी चाहिए। तो देखिए यही बात यहाँ पे लिखी है, लेकिन इसमें भी आपको एक इंपॉर्टेंटली डेट याद रखनी है। आर्टिकल 6 में जो डेट थी वो क्या थी, 19 जुलाई 1948। और आर्टिकल 7 में जो डेट बता रहे हैं उसके लिए देखिए, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 6, यानी आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 में कुछ भी लिखा है कुछ भी कहा गया है उन बातों का फर्क नहीं पड़ेगा। किस पर, अ पर्सन हु आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947 migrated from the territory of India to the territory now included in Pakistan shall not be deemed to be a citizen of India। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इंडिया की टेरिटरी से, अब इंडिया की टेरिटरी कहाँ पे डिफाइन की गई है, आर्टिकल 1 में, ये अभी वाली इंडिया की बात हो रही है। और आर्टिकल 6 में कौन से इंडियन टेरिटरी की बात हुई थी, आर्टिकल 6 में वो इंडियन टेरिटरी की बात हुई थी जो बिफोर पार्टीशन वाला था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में लिखा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे कौन सी इंडियन टेरिटरी की बात हो रही है, जो कि आर्टिकल 1 में लिखा है। तो इंडियन टेरिटरी से अगर कोई पर्सन 1 मार्च 1947 से पहले, सॉरी 1 मार्च 1947 के बाद, पहले तो सारा एक ही था, सो फर्स्ट मार्च 1947, आफ्टर फर्स्ट मार्च 1947 अगर कोई पर्सन इंडिया से उठ के पाकिस्तान चला गया है तो ये समझा जाएगा कि वो पर्सन अब इंडियन सिटीजन नहीं रह गया है, शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये है, ये 2 डेट्स आपको ध्यान रखनी है। जो पाकिस्तान से यहाँ पे आए हैं उनके लिए कौन सी तारीख, 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948। और जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए उनके लिए कौन सी डेट, आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947, 1 मार्च 1947। ये 2 तारीखें आपको अच्छे से याद रखनी है, इनको 2 बार 4 बार पढ़ेंगे तो माइंड में सेट हो जाएगा। जो पाकिस्तान से इंडिया में आए उनके लिए है आर्टिकल 6, पहले हम अपने जो मेहमान हैं उनका स्वागत करें, और फिर जो यहाँ से चले गए थे जो जा रहे थे उनको बाद में, आर्टिकल 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइजो एक दे रखा है इसका, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू अ पर्सन हु आफ्टर हैविंग सो माइग्रेटेड, कब, 1 मार्च 1947 को चला गया, टू द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान चला गया, वहां गए, वहां पे उनको लगा कि यार ये तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हैं किसी भी कास्ट के हैं, लेकिन अगर उनको वहां जाके अच्छा महसूस नहीं हुआ, उनको लगा नहीं यहाँ तो अपना मन नहीं लग रहा, हैज रिटर्न टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो वहां गए तो थे 1 मार्च 1947 को, और फिर क्या किया, फिर देखा नहीं अपना हिंदुस्तान सबसे अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हैज रिटर्न टू इंडिया, वापस आ गए, अंडर अ परमिट ऑफ रीसेटलमेंट और परमानेंट रिटर्न इशूड
बाय और ऑर्डर द अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनी लॉ एंड एवरी सच पर्सन, तो जो वापस रिटर्न हुए परमानेंट सेटलमेंट के पर्पज से हुए हैं, या फिर अंडर द परमिट ऑफ परमानेंट परमानेंटली रिटर्न हुए हैं, या फिर अंडर द परमिट ऑफ रीसेटलमेंट हुए हैं। एवरी सच पर्सन शैल फॉर द पर्पजेज ऑफ क्लॉज बी ऑफ आर्टिकल 6। तो क्लॉज बी आर्टिकल 6 डील किससे कर रहा था? बिफोर 19th जुलाई एंड आफ्टर 19th जुलाई वाली बात से। deemed to have migrated to the territory of India after 19th day of July 1948। और आफ्टर जो आते हैं उनको क्या करना होगा? जो आफ्टर 19 जुलाई आए थे उनको 6 महीने तक यहाँ रहना है। 6 महीने रहने के बाद में एप्लीकेशन देना है रजिस्ट्रेशन के लिए, और फिर उनको डीम्ड सिटीजन माना जाएगा। ये सारी बातें आ रही है। समझ में आया प्रोवाइजो आपको? कि अगर कोई पर्सन जो 1 मार्च 1947 से पहले तो दौड़े दौड़े पाकिस्तान गए थे, और फिर वहां उनको लगा रहे यार ये हमारे साथ तो ये तो अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं और हमें यहाँ पे गुड फीलिंग नहीं आ रही है, चलो वापस हिंदुस्तान चलते हैं। तब आप किसी भी तारीख को आए, भले हो सकता है वो 2 मार्च 1947 को ही वापस आ गए, 3 मार्च 1947 को ही अगर वो वापस आ गए, तो भी उनको समझा क्या जाएगा? उनको ऐसा समझा जाएगा कि जैसे कि वो आफ्टर 19th जुलाई डे, आफ्टर 19 जुलाई 1948 आए हैं, वो वाला प्रोविजन उन पे अप्लाई होगा। चाहे वो अगले दिन ही वापस आ गए, लेकिन फिर भी उनको समझा क्या जा रहा है कि वो 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं, क्योंकि आप वहां जाके वापस आए हो, तो अब आपका थोड़ा सा शुद्धिकरण किया जाए। आप 6 महीने यहाँ पे रहो, अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ, फिर हम आपको अपना सिटीजन मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम आपको मान लें फिर आप वापस उठ के चल दो, फिर वापस आ जाओ, रोज रोज आते जाते रहो, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये प्रोविजन था आर्टिकल 7 में कि जो लोग 1 मार्च 1947 से के बाद में यहाँ पे आए थे, तो उनको हमने क्या, सॉरी 1 मार्च 1947 के बाद में यहाँ से चले गए थे, तो उनको हमने क्या किया? उनकी सिटीजनशिप को हमने खत्म कर दिया। और उसके बाद अगर वो वापस रिटर्न आ जाते हैं, वापस रिटर्न आते हैं, तो फिर वो आर्टिकल 6 क्लॉज बी पार्ट 2 में कवर होंगे आफ्टर 19 जुलाई 1948 वाले में। ठीक है, ये था हमारा आर्टिकल 7। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 8 बताता है द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। यानी कि हैं तो वो भारत मूल के, भारतवर्ष के, लेकिन वो रह बाहर रहे हैं। ठीक है, जो होते हैं ना एनआरआई वाली बात आ जाती है। जो इंडियन सिटीजन हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, भारत मूल के हैं, जिनका ओरिजिन इंडिया का है, लेकिन बाहर अगर रह रहे हैं, रह रहे थे, इस ये सब जब कमेंसमेंट हुआ तब उनके क्या अधिकार रहेंगे, उसके बारे में डील करता है आर्टिकल 8। उनके पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए थे, वो इंडिया में बॉर्न हुए थे, लेकिन ये जब सब काम चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, उस समय मान लीजिए वो इंग्लैंड में रह रहे थे, या अमेरिका में रह रहे थे, या फ्रांस में रह रहे थे, जर्मनी में रह रहे थे, रशिया में रह रहे थे, तो क्या उनकी सिटीजनशिप खत्म मान ली जाएगी? तो उसके बारे में आता है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 डील कर रहा है जो बाहर रह रहे थे, आउटसाइड इंडिया रह रहे थे, उनके बारे में। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 किससे डील कर रहा था? जिन लोगों का बर्थ इंडिया में हुआ था। एनी पर्सन हु either of his parents or any of whose grandparents was born in India as defined in the Government of India Act 1935 as originally enacted। ठीक है, ये बार बार एज ओरिजिनली इनेक्टेड इसलिए लिख रहा है क्योंकि आज अगर आप उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को जाके देखोगे तो उसमें इंडियन टेरिटरी में टेरिटरी डिफरेंट है, और ओरिजिनली इनेक्टेड वाले में इंडियन टेरिटरी डिफरेंट थी। ओरिजिनली इनेक्टेड वाले में पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब इंडिया का की टेरिटरी में आ रहे थे। एंड हु इज ऑर्डिनरीली रिसाइडिंग इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया, यानी पर्सन का बर्थ इंडिया में हुआ, या फिर पर्सन का नहीं हुआ, पर्सन के पेरेंट्स का बर्थ इंडिया में हुआ, वो भी दोनों में से कोई एक का भी, या फिर पर्सन के पेरेंट्स का नहीं, उसके ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ भी इंडिया में हुआ, तीनों में से कोई भी एक बात, क्योंकि और लगा रखा है ना। ये हमेशा याद रखिए, जहाँ पे और है, कहाँ पे और है, कहाँ पे एंड है, उन चीज़ों को ध्यान रखना है। या तो पर्सन का खुद का बर्थ इंडिया में हुआ है, या उसके पेरेंट्स का बर्थ इंडिया में हुआ है, या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ इंडिया में हुआ है, लेकिन वो पर्सन इंडिया के बाहर रह रहा है, कंट्री आउटसाइड इंडिया। एज सो डिफाइंड
is ordinarily residing in any country outside India as so defined shall be deemed to be a citizen of India if, देखिए कब माना जाएगा उसको, he has been registered as a citizen of India by the diplomatic or consular representative of India in the country where he is for the time being residing on an application made by him thereafter as to the therefore to such diplomatic or consular representative whether before or after commencement of this constitution in the form and manner prescribed by the government of the Dominion of India or the government of India. तो ऐसे पर्सन को भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो बाहर रह रहा है काफी समय से, और फिर वो अगर चाहता है कि मैं इंडियन सिटीजन काउंट किया जाऊं, अपनी इंडियन सिटीजनशिप को वो कंटिन्यू रखना चाहता है, तो ऐसे में उसको क्या करवाना पड़ेगा, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाना है, उसी कंट्री में। उसको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इंडिया में नहीं आना है। जैसे कि आर्टिकल 6 में तो क्या हुआ था, जो इंडिया में आए थे तो फिर इंडिया में इन दिस कंसर्न एक पर्सन को जिसको अपॉइंट किया था उससे रजिस्ट्रेशन करवाना था, लेकिन नहीं, यहाँ उसे इंडिया आने की जरूरत नहीं, रजिस्ट्रेशन पर्पज के लिए अपना काम छोड़ के वहीं अपने ही उसी कंट्री में, जिस कंट्री में वो रिसाइड कर रहा है, उसी कंट्री में जो इंडिया का डिप्लोमेटिक या फिर काउंसिलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया है, द डिप्लोमेटिक और द काउंसिलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया है, उसको जाके एप्लीकेशन दे दे और रजिस्ट्रेशन करवा ले, देन ही विल बी डीम्ड टू बी द इंडियन सिटीजन। ये था आर्टिकल 8। बढ़ते हैं आर्टिकल 9 की तरफ। आर्टिकल 9 प्रोविजन देता है रिगार्डिंग द पर्सन्स voluntarily acquiring citizenship of a foreign state not to be a citizen। अगर कोई ऐसे इंडियन सिटीजन्स थे जिनका बर्थ इंडिया में हुआ था, जो इंडिया के ही रहने वाले थे, इंडिया में ही रह रहे थे, लेकिन अपनी इच्छा से वॉलंटरीली वर्ड को डिफाइन किया गया है इंडियन पीनल कोड में, अगर आप लोगों को याद हो तो, ठीक है। वॉलंटरीली अगर उन्होंने एक्वायर कर ली दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप, ठीक है, आपने दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है, तो फिर हम अपने इंडिया की सिटीजनशिप को उनको क्या कर देंगे, वो रद्द कर देंगे। उनको कहेंगे कि भाई अब आप जिस कंट्री की आपने सिटीजनशिप ली है उसी कंट्री के सिटीजन हो, हमारे नहीं हो। नो पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5, यानी कि चाहे उसका बर्थ इंडिया में हुआ है या उसके पेरेंट्स का बर्थ इंडिया में हुआ है या उसके ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ इंडिया में हुआ है, तो भी उस पर्सन को हम इंडियन सिटीजन नहीं मानेंगे। अगर और इवन डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 6, आर्टिकल 6 में क्या कह रहा था, अगर पाकिस्तान से उठ के कोई यहाँ पे आ गया है और तो भी उसे डीम्ड सिटीजन भी नहीं मानेंगे। कब? और आर्टिकल 8 में क्या कह रहा था, दूसरे कंट्री में रह रहा है और वो रजिस्ट्रेशन यहाँ करवा लेना चाहता है विद द डिप्लोमेटिक काउंसिलर ऑफ इंडिया से, तो उसको भी नहीं मान रहे हैं। इफ कब ऐसा हो रहा है, यानी तीनों तरह से उसको डिबार्ट कब कर दिया है, इफ he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state। अगर वो जिस कंट्री में रह रहे हैं वहां की उसने सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है अपनी इच्छा से, तो फिर वो आर्टिकल 8 में रजिस्ट्रेशन करवा के दोबारा इंडियन सिटीजन नहीं बन पाएगा। या आर्टिकल 5 में वो कहे कि मेरा तो बर्थ तो इंडिया में हुआ था ना, तो हम उसको सिटीजन नहीं मानेंगे क्योंकि आपने दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है, तो अब हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये है आर्टिकल 9, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 10 की तरफ। किसी भी स्टेज पे कोई कंफ्यूजन माइंड में अगर आता है तो आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो माइंड में तो पूछ सकते हैं। आर्टिकल 10 डील करता है रिगार्डिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। ये अच्छी बात है कि भी जो सिटीजनशिप के राइट्स हैं क्या वो कंटिन्यू रहेंगे, और रहेंगे तो क्या उनके लिए प्रोविजन है। एवरी पर्सन, अभी थोड़े टाइम पहले जैसे कि वो CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो था उसके कंसर्न में काफी प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था, भाई हमारी सिटीजनशिप ये है वो, तो उसके बारे में बात आ रही है। एवरी पर्सन हु इज और इज डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो या तो वो इंडिया का सिटीजन है आर्टिकल 5 में, या फिर आर्टिकल 6 में उसको डीम्ड सिटीजन माना है, या आर्टिकल 8 में उसको डीम्ड सिटीजन माना है।
अंडर एनी ऑफ द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, एनी ऑफ द क्या मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 9 तो खैर सिटीजनशिप के बारे में नहीं कह रहा है, 9 में तो बताया कि सिटीजन नहीं माना जाएगा। तो एवरी पर्सन जिसको ऊपर जो भी फॉरगोइंग पार्ट्स हैं, आर्टिकल्स ऑफ दिस पार्ट हैं पार्ट 2 के, उसमें अगर उसको सिटीजन माना है, subject to the provisions of any law that may be made by parliament, continue to be the citizen of India। ठीक है, इसको दोबारा से पढ़ते हैं। shall continue to be the citizen of India, ये मानिए, यानी कि आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8 के अकॉर्डिंगली अगर या तो कोई इंडियन सिटीजन है या उसको डीम्ड इंडियन सिटीजन माना है तो उसकी सिटीजनशिप हमेशा कंटिन्यू रहेगी, ये लिख रहा है। लेकिन साथ में एक छोटा सा उसमें क्लॉज ऐड कर दिया, क्या? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ दैट मे बी मेड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ऐसा कोई कॉन्ट्ररी लॉ अगर बना देती है तो बात अलग है, अदरवाइज तो उसकी सिटीजनशिप हमेशा कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 11 की तरफ। तो अच्छी बात है ना, पहले से अगर कोई है तो उसकी तो कंटिन्यू रहनी है, उसमें क्या दिक्कत है। आर्टिकल 11, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। जो आर्टिकल 10 में क्लॉज डाल रखा था, ब्लू कलर से मैंने अंडरलाइन कर रखा है, उसी की बात को और ज्यादा यहाँ पे एलैबोरेट करके बता दिया आर्टिकल 11 में कि पार्लियामेंट रेगुलेट कर सकेगा राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप, किस पर्सन की नागरिकता रखनी है, नहीं रखनी है, बदलनी है, रजिस्ट्रेशन देना है, उन सब के बारे में पार्लियामेंट रेगुलेट करने की पावर रखेगा, लेकिन बाय लॉ। बाय लॉ का मतलब लेजिस्लेचर के पास में पावर रहेगी। ऐसा नहीं है कि जो सरकार आई वो सरकार अपने हिसाब से चेंज कर दे, लॉ बनाना पड़ेगा उसके बारे में और फिर उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। देखें क्या लिखा है, नथिंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ द पार्ट ऑफ दिस पार्ट shall derogate from the power of parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship। यानी कि आर्टिकल 11 सीधी सीधी पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो फ्यूचर में अगर चाहे तो लॉ के अकॉर्डिंगली किसी की सिटीजनशिप को बढ़ा सकता है, बना सकता है, टर्मिनेट कर सकता है और अदर लॉज बना सकता है इन दिस कंसर्न ऑफ सिटीजनशिप, रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। तो जो नया सीएए अभी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था उसमें क्या किया था, उसमें टर्मिनेशन किया था या एक्विजिशन किया है, बताएं आप लोग। क्या उसमें टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप की बात है या एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप की बात है? तो इसका इतना विरोध जबरदस्ती हो रहा था, उसमें किसी की भी सिटीजनशिप टर्मिनेट नहीं की जा रही थी। जो ऑलरेडी इंडियन सिटीजन है वो तो रहेंगे ही रहेंगे, उसमें तो कुछ अदर पर्सन को सिटीजनशिप देने के बारे में बात की गई थी। जो इंडियन सिटीजन हैं, जो ऑलरेडी इंडियन सिटीजन हैं, उनकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट करने के बारे में कोई बात नहीं कही थी। लेकिन वो भी अगर करना चाहें तो आर्टिकल 11 वो भी प्रोविजन देता है, वो भी पावर देता है टू द पार्लियामेंट। ये था आर्टिकल 11। तो हमने रीड किया आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। उम्मीद करता हूँ सभी पॉइंट्स आपके माइंड में क्लियर हुए होंगे। ये पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि सिटीजनशिप से रिलेट करता है। इसे आप दोबारा से रीड करना, पढ़ना अच्छी तरह से। कहीं कोई डाउट आता है तो अपना ग्रुप है उसमें डिस्कशन कर सकते हैं। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स थोड़ा बड़ा चलेगा, कल हम इसे स्टार्ट करेंगे, लेकिन 2 से 3 क्लास तक ये कंटिन्यू रहेगा। सो आज की क्लास बस यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा।